हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के तीसरे भाग में प्रवेश कर चुके हैं। इस भाग में हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें हम देखते हैं कि पहले जैसे जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड और जो दूसरे देश थे वो सब डिफरेंट जो है किंगडम्स में, डचीज़ में और कैंटोन्स में डिवाइडेड थे। दैट मीन्स किंगडम राजे रजवाड़े में डिवाइडेड थे, डचीज़ जहाँ राजकुमारों का शासन हो सकता है, या फिर कैंटोन्स प्रांत वगैरह में बटे हुए थे। और सभी रूलर के अपने अपने क्या थे, ऑटोनोमस टेरिटरीज थे, अपने अपने भूभाग थे। अब ये जो है ना 18th सेंचुरी तक लगभग ऐसा ही था। उसके बाद क्यों ऐसा था? क्योंकि उस समय तक कोई, जो आज हम जिस देश को देख रहे हैं जर्मनी के रूप में या फिर इटली के रूप में या स्विट्जरलैंड के रूप में, ये जो है उस समय तक नहीं था इस तरह का। वो उस समय राष्ट्र का रूप नहीं लिया था। इसको समझते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा। हैब्सबर्ग एम्पायर ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक जो है, आज जैसे हम देखते हैं कि ऑस्ट्रिया एक अलग कंट्री है, हंगरी एक अलग कंट्री है, लेकिन उस समय तक ऑस्ट्रिया हंगरी जो है एक अलग कंट्री के रूप में नहीं इमर्ज हो पाया था। वो सभी एक ही क्षेत्र के अंतर्गत आते थे और जो है उसमें डिफरेंट रीजन और पीपल्स रहते थे। जैसे हम समझते हैं ऑस्ट्रिया के बारे में या हंगरी के बारे में, तो ऑस्ट्रिया जो देश है वो अल्पाइन रीजन्स, बेसिकली जो अल्पाइन है वो एक माउंटेन सीरीज आप सब जानते हैं, यूरोप का एक माउंटेन है। तो अल्पाइन रीजन में यहाँ पे देखते हैं कि टाइरोल क्षेत्र था, ऑस्ट्रिया क्षेत्र था, सुडेंटेनलैंड सुडेंटलैंड क्षेत्र था। अब उसके बाद जो है यहाँ पे और भी क्षेत्र थे, जैसे लोम्बार्डी था, वेनेशिया था, हंगरी इटसेल्फ। तो ये सब जो क्षेत्र थे वहाँ पे हम देखते हैं कि अलग अलग जो हैं लोग रहते थे। जैसे टाइरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेंटलैंड में देखते हैं कि अलग अलग तरह के पीपल रहते थे। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि बोहेमिया में, तो बोहेमिया में जो है जर्मन स्पीकिंग पीपल, बेसिकली एरिस्टोक्रेट्स जो थे वो जर्मन स्पीकिंग करते थे, जर्मन भाषा बोलते थे। उसी तरह से जो है इटालियन स्पीकिंग अगर क्षेत्र में देखते हैं तो लोम्बार्डी और वेनेशिया आता है। हंगरी में देखते हैं कि हंगरी में जो है आधे लोग मैगियार भाषा बोलते थे और बहुत सारे अन्य भाषाओं को भी बोलते थे। तो दैट मीन्स क्या था कि यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोलने वाले लोग थे, जैसे मैगियार है, पोलिश है, फ्रेंच है, इटालियन है, जर्मन है। और उसके बाद वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स, वैरायटी ऑफ अदर लैंग्वेजेस, दैट मीन्स लोकल जो पीपल थे वहाँ के, दास जो उनको खेती वगैरह करने के लिए लाया गया था, तो उनका लोकल डायलेक्ट्स भी था, लोकल भाषा भी था। तो ये जो है क्या हो सकता है, ये जो पॉलिटिकल यूनिटी को बनाने के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। जब एक ही जगह के लोग अलग अलग भाषा को बोलेंगे तो कैसे यूनिटी आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमने समझा कि जो है एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ था। एक्चुअल प्रॉब्लम जो था वो था कल्चर को लेके। कल्चर एक जैसा नहीं था, भाषा एक जैसा नहीं था, लोग एक जैसे नहीं थे। तो हम देखते हैं कि उस समय जो है सोसाइटी ऑफ यूरोप कैसा था। तो बेसिकली दो ग्रुप्स में बटे हुए थे सोसाइटी जो था यूरोप का। वो एक तो एरिस्टोक्रेसी ग्रुप में बटा हुआ था और एक मिडिल क्लास था, जो हाल अभी मतलब रिसेंटली वहाँ इमर्ज हुआ था। तो एरिस्टोक्रेसी आप जानते हैं कि जो अच्छे अभिजात वर्ग होते हैं, कुलीन वर्ग, जिनको एलिट क्लास कहा जाता है, वो एरिस्टोक्रेसी के अंतर्गत आता है। तो ये जो है बहुत रिच होते थे, वेरी रिच, एंड ऑक्युपाइड मोस्ट ऑफ द लैंड। उनके पास ही सारे लैंड थे। अब जो है कि ये इनके नंबर कम थे, लेस नंबर था, लेकिन ये जो है डोमिनेट करता था। ओके, यूरोप में डोमिनेट करता था सोशली भी और पॉलिटिकली भी। यही लोग जो है ऊंचे क्लास के थे। अब जो है ये फ्रेंच भाषा बोलते थे। बेसिकली जो है ये जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो फ्रेंच भाषा बोलते थे और ये हाई सोसाइटी का भाषा माना जाता था। ये प्राय ऐसा भी देखा जाता था कि ये अपने आपस में शादी संबंध को करते थे, मैरिज करते थे आपस में। आपने देखा था कि जो लुई 16 था वो एक ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से शादी किया था। तो इनमें आपसी जो है विवाह संबंध भी स्थापित होते थे। और ये जो है कंजर्वेटिज्म को अडॉप्ट करते थे, ये राजशाही को प्रमोट करते थे। ये सोसाइटी में चेंज नहीं चाहते थे, अगर चेंज चाहेंगे तो इनकी राजशाही खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट अब समझते हैं मिडिल क्लास के बारे में। तो मिडिल क्लास जो है वो बेसिकली क्या थे, पहले किसान थे, टीनेंट्स थे, स्मॉल लैंड ओनर्स थे, और वो जो है गुलाम की तरह इन एरिस्टोक्रेट के यहाँ काम करते थे। ओके, एरिस्टोक्रेट के लैंड पे ये काम करते थे। उसके बाद जो है सो ट्रेड और इंडस्ट्री जब बढ़ता है तो वहाँ पे वो काम करते हैं, और इससे क्या होता है कि टाउन्स वगैरह बढ़ना शुरू होता है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ शुरू होता है। और जो है यही जो मिडिल क्लास के रूप में उभर जाता है। जो टीनेंट्स लैंड ओनर्स थे, एजुकेशन पाके जो है ये इमर्ज्ड हो जाते हैं मिडिल क्लास के रूप में। और ये जो है पॉपुलराइज करते हैं नेशनलिज्म को, ये जो है राष्ट्रवाद को प्रमोट करते हैं, दूसरे कंट्री में भी लेके जाते हैं। और ये जो है एरिस्टोक्रेसी को समाप्त करना चाहते हैं, एवोल्यूशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड सपोर्टर ऑफ लिबरलिज्म। ओके, नेक्स्ट जो है हम पढ़ते हैं
यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल नेशनलिज्म क्या है? उदारवादी राष्ट्रवाद। ओके, तो इसका जो मतलब है वो समझते हैं। सबसे पहले लिबरल, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि आपसे पूछा जा सकता है मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म। ओके, तो जो लिबरलिज्म टर्म है वो लैटिन वर्ड एक लिबर से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब होता है फ्री, आज़ादी। ओके, अब जो है कि ये जो मिडिल क्लास नया इमर्ज हुआ था, ये जो है लिबरलिज्म के क्या थे, सपोर्टर थे। अब देखो, ये लिबरलिज्म को जो है हम 3 ग्राउंड पे समझते हैं, पॉलिटिकली समझते हैं, सोशली एंड इकोनॉमी। 3 ग्राउंड पे, इकोनॉमिकली 3 ग्राउंड पे समझते हैं। इसका राजनीतिक जो था वो क्या इसका अर्थ हो रहा था, सोशली इसका क्या अर्थ हो रहा था, और इकोनॉमिकली इसका क्या अर्थ होता था। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो लिबरल नेशनलिज्म है उसका राजनीतिक क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया। तो कहता है कि ये जो है राजनीतिक रूप से इसका अर्थ होता है कि गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट, आम सहमति से जो है सरकार का निर्माण हो। ठीक, उसके बाद जो है दूसरा इसका जो है एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लर्जिकल प्रिविलेजेस, मतलब जो अभिजात था, जो कुलीन था, जो उसको विशेष अधिकार मिला था, उसकी समाप्ति हो, और जो पादरियों को, क्लर्जी को जो प्रिविलेज मिला था उसकी भी समाप्ति हो। और जो है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की ये जो है डिमांड करते थे, और कैसे, पार्लियामेंट के थ्रू चुनाव हो, वोटिंग राइट मिले। सोशली इसको समझते हैं लिबरल नेशनलिज्म को। इसमें जो है क्या कह रहा है कि ये स्टूड करता था इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। ये जो है स्टूड करता था क्या, ये बेस्ड था प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या करना, स्वामित्व, मतलब जो निजी संपत्ति के स्वामित्व पे भी बल देते थे, ये कहने का मतलब ये है। और जो है ये वोटिंग राइट मानते थे, डिमांड फॉर राइट टू सफरेज और वोट राइट ऑफ पर्सन। ऐसा नहीं कि एक्टिव सिटीजन हो, जिनके पास अमीर हो उसी को वोट राइट मिले, बाकी को नहीं मिले। अब समझते हैं इकोनॉमिकली, आर्थिक लिबरलिज्म, आर्थिक जो है आधार पर लिबरलिज्म का क्या मतलब हो सकता है। एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि इन विच वे यू कैन से दैट इकोनॉमिकली लिबरलिज्म स्प्रेड नेशनलिज्म इन यूरोप। तो समझते हैं हम लोग कि इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का क्या मतलब है। तो ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ मार्केट, है ना, व्यापार संबंधी जो रेस्ट्रिक्शंस थे उसको समाप्त करने के लिए। एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन ऑन द गवर्नमेंट, और सॉरी, ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, है ना, व्यापार पे, गुड्स पे और कैपिटल पे जो मूवमेंट होता है उस पे जो रेस्ट्रिक्शंस थे उसको समाप्त करना। जैसे हम समझते हैं कि 1833 ईस्वी में अगर कोई व्यक्ति हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाता है, ये दोनों जर्मनी में ही है, तो हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाता था तो उसको जो है 11 कस्टम बैरियर्स को पार करना पड़ता था। मतलब 11 जगह पे उसको समझ लीजिए कि आप टैक्स देना पड़ता था। ये चुंगी नाका वगैरह जो है कस्टम बैरियर्स हैं, और जो है हर नाका पे, हर जो है कस्टम नाका पे इसको कितना देना पड़ता था, 5% शुल्क देना पड़ता था। तो ये क्या होगा कि भाई एक ही क्षेत्र है लेकिन अलग अलग तरह के जो है टैक्सेस हैं, तो ये तो ट्रेड और जो है सो कॉमर्स को बढ़ा ही नहीं सकता है, ये तो यूनिटी ला ही नहीं सकता है। जैसे कि हम जैसे आप बुक्स में देखेंगे कि हर जगह के क्षेत्र के अलग अलग लंबाई के मेजरमेंट थे। कहीं एक कपड़ा अलग मेजरमेंट का होता था, वही कपड़ा दूसरे शहर में जाने के बाद अलग मेजरमेंट का हो जाता था। तो ये जो है इसको इकोनॉमिकली रिमूव करने की ज़रूरत थी। तो इसके लिए जो है क्या होता है, नंबर ऑफ करेंसी को रिड्यूस करना, मेजरमेंट को इक्वल करना, वेट को इक्वल करना, ये जो है इकोनॉमिक फ्रंट पे ये काम करता था क्या, लिबरल नेशनलिज्म। ओके, अब जो है यहाँ पे एक जो है जोल्वेरिन एक टर्म है, जोल्वेरिन समझते हैं, ये कहता है कि कस्टम यूनियन था एक, कह सकते हैं आप शुल्क संबंधी जो है एक यूनियन था, शुल्क संघ था। ये 1834 ईस्वी में ये फॉर्म्ड हुआ था, और इनिशिएटिव लिया था इसको बनाने का किसने, प्रूशिया ने। अब ये जो है टैरिफ बैरियर को समाप्त करने के लिए जो है इसको लाया गया था, जोल्वेरिन को। और जो है देखो उस समय जो जो जर्मन महासंघ था, जो नेपोलियन के द्वारा बनाया गया था, उस समय आप ये समझ लो कि वहाँ उस समय 30 टाइप के करेंसी चलते थे, और उसको घटा के 2 करेंसी ला दिया गया, 30 करेंसी को कम करके 2 करेंसी ला दिया गया। तो इसी को जो है जोल्वेरिन के अंतर्गत ये जो है काम किया गया। तो जोल्वेरिन के बारे में आप समझ चुके हैं कि एक कस्टम यूनियन था जो प्रूशिया के इनिशिएटिव में 1834 ईस्वी में शुरू किया गया था। ये टैरिफ बैरियर को घटाने के लिए, टैरिफ बैरियर, ट्रेड बैरियर को एबॉलिश करने के लिए लाया गया था। और ये जो है इसके द्वारा नंबर ऑफ करेंसी जो है 30 से घटा के 2 तरह के जो है करेंसी ला दिए गए थे। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसमें जो है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर सकते हैं उसमें मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म क्या है,
वो आप कर लीजिए एक क्वेश्चन। और दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है कि हाउ आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म अलाइड विद द नेशनल यूनिटी, मतलब कि उदारवाद जो है कैसे यूरोप को यूनाइट करता है अर्ली 19th सेंचुरी में। तो नेक्स्ट वीडियो, हम इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम कंजर्वेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। 1815 के बाद जो कंजर्वेटिज्म शुरू होता है नेपोलियन के मतलब सम्राट से हट जाने के बाद, और उसके बाद जो है ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।